वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज एक 12th फिजिक्स का नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। ओके, आई एम राइट, कंफ्यूज मत होना। थर्मोडायनामिक्स ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री में भी है, और चैप्टर शुरू करते वक्त ही मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि केमिस्ट्री का कोई भी लॉजिक फिजिक्स के पेपर में थर्मोडायनामिक्स में नहीं लगाना, दोनों अलग अलग है। ठीक है, बाद में आर्ग्यूमेंट नहीं करना कि सर 12th केमिस्ट्री का लॉजिक हमने फिजिक्स में लगा दिया तो मार्क कट गए। ठीक है ना, तो पहले वार्न कर रहा हूं मैं, और क्या क्या अलग है जब उसकी बारी आएगी तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर से वार्न कर रहा हूं मैं, अच्छे से सुन लो। 12th केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स का लॉजिक 12th फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स में नहीं लगाना, दोनों का लॉजिक अलग अलग है। क्या डिफरेंस है, क्या अलग है और फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, जब उसका नंबर आएगा तब देखेंगे। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनामिक्स है उससे बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स। शायद मेरे प्यार की वजह से हो सकता है वो ऑन फिजिक्स लेकिन ये बहुत डिटेल में है, बहुत अच्छा है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, थर्मोडायनामिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है। अब केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की ब्रांच बोलेंगे हम, और इसमें क्या करते हैं हम, हीट, वर्क, टेम्परेचर, कैलोरी, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। हीट इंजन, इंजन कैसे काम करता है, ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में जाके हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे हीट और टेम्परेचर के बारे में। अगर हीट और टेम्परेचर आपको अच्छे से समझ आ गया तो चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं टेम्परेचर किसे कहते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। मतलब क्या, देखो बच्चों, होता क्या है भाई कि कोई बॉडी अगर गर्म है तो कितना गर्म है, ठंडा है तो कितना ठंडा है, ये इसके लिए हमने एक डिजिट फिक्स किया। दैट डिजिट इन साइंस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव मेजर। कैसा मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर। अगर आपने उसको कोई डिजिट दे दिया तो दैट डिजिट मेजरमेंट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव मेजर। भाई तेरा वजन कितना है, ज्यादा है, अरे भाई कितना ज्यादा है, मेरा वजन 100 किलो है, दैट 100 इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ज्यादा इज नॉट क्वांटिटेटिव मेजर, ज्यादा इज मेजरमेंट, लेकिन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मतलब उसको एक डिजिट दे देना। ठीक है, तो टेम्परेचर भी हमने क्या किया, क्वांटिटेटिव मेजर किया। किसका क्वांटिटेटिव मेजर किया, डिग्री ऑफ, डिग्री मतलब प्रमाण, कितना ज्यादा गर्म है या कितना ज्यादा ठंडा है। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया हमने, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया। अब ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए सबसे पहले एफर्ट लगाए थे न्यूटन ने और गैलीलियो ने, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। तो सबसे पहले टेम्परेचर किसने मेजर किया, फ़ारेनहाइट ने। फ़ारेनहाइट ने सबसे पहले टेम्परेचर मेजर करने का एक स्केल दिया, लेकिन वो भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हमें पता है हम टेम्परेचर 3 चीजों में अभी तक मेजर करते हैं, बहुत सारे, लेकिन 3 नॉर्मली आपके सिलेबस में आ जाते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है, आपको क्वांटिटेटिव मेजर करना है। क्वांटिटेटिव मतलब उसको डिजिट देना है, 30 डिग्री सेल्सियस, दैट 30 is called as temperature. Okay, तो quantitative measure of akada means quantitative measure of degree of hotness or coldness of a body is called as temperature. उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई आज समर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था, 49 डिग्री सेल्सियस तक चले गया था, तो आपको ऐसा वार्म फील होगा, गर्मी लगेगी ना, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस। और कोई बोलेगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री ऑफ कोल्डनेस। तो दैट 0, दैट 100, दैट 50, दैट 20, दैट 80, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव मेजर। उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव मेजर। तो क्वांटिटेटिव मेजर करना है किसका, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक चैप्टर है 12th में, देखेंगे हम, नो प्रॉब्लम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलती है कि टेम्परेचर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब ये क्या भनगड़े सर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। देख लो बच्चों, एक चीज याद रखो, जब हम किसी गैस को हीट अप करते हैं ना, तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं ना, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो अंदर के गैस मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ जाती है। मोशन बढ़ जाती है मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और उसकी जैसे ही वेलोसिटी बढ़ने लगेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो एक चीज याद रखना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड मोर करेक्टली, मोर प्रिसाइजली, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन। जो टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कन्वर्ट कैसे करना है यहां पर पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल का, गैस को मॉलिक्यूल होंगे, वो गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज
1/2 mv², पता है ना 1/2 mv²। द एनर्जी रिलेटेड विथ वेलोसिटी, और एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी और स्पीड इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, वाइब्रेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ जाएगी उस मॉलिक्यूल की, इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलती है? टेम्परेचर वो फैक्टर है जो गैस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की डेफिनेशन है टेम्परेचर की, ठीक है। अब उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑफ बॉडी। एक चीज याद रखो, दो पॉइंट अगर टेम्परेचर डिफरेंस पे है तो एक एनर्जी फ्लो होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जैसे सन और अर्थ, सन इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है सन का, अर्थ का टेम्परेचर रिस्पेक्टिव टू द सन इज लेस। तो सन से अर्थ तक कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है, दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट, उसको क्या बोलेंगे? हीट। तो फिर सिर्फ इतना चीज याद रख लेना कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। अब हीट क्या होती है यहां पर देखेंगे हम डिटेल में, डोंट वरी। तो एक चीज याद रखना, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाले पॉइंट की तरफ, ज्यादा टेम्परेचर वाले पॉइंट से कम टेम्परेचर वाले पॉइंट की तरफ कुछ एनर्जी फ्लो करती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी। अब जो एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का, फिक्स रख लेना, वो होता है केल्विन। वो क्या होता है? केल्विन। लेकिन टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट है जो कि आपको सिलेबस में बार बार आ सकते हैं। एक है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक है डिग्री केल्विन, एक है डिग्री सेल्सियस। तो इनके कन्वर्जन के लिए एक फॉर्मूला हमने 11th स्टैंडर्ड में डिराइव किया था। लेट मी राइट दैट फॉर्मूला। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100 is equal to temperature in degree Fahrenheit minus 32 divided by 180। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ स्केल होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं उसके। या फिर टेंशन मत लेना, आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लेना कि आपको डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है, तो सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, ये इक्वेशन को इक्वेट करना है। सेल्सियस की जगह टेम्परेचर रखो, सॉल्व करो, आपको टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हो। केल्विन का सेल्सियस में, केल्विन का फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में, कुछ भी टेम्परेचर इस इक्वेशन को यूज करके आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो टेम्परेचर के कितने यूनिट है? फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड सेल्सियस। तो ये जो फ़ारेनहाइट होता है ये डॉक्टर्स यूज करते हैं। डॉक्टर्स जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, थर्मोमीटर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने का, ये फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी बताया मैंने आपको, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये सेल्सियस जो होता है, सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, जब भी टेम्परेचर फिजिक्स में थीटा से रिप्रेजेंट किया जाए उसको क्या बोलने का? सेल्सियस का टेम्परेचर, ठीक है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डिनोटेड इन कैपिटल टी। तो यहां पर मैंने कैपिटल टी लिखा है क्या? चलो, तो कैपिटल टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद रखना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में आपको क्या समझा? टेम्परेचर एक क्वांटिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव मतलब आप एक डिजिट फिक्स करोगे और उससे आप क्या डिटरमाइन करोगे कि वो बॉडी हॉट है या कोल्ड है। तो दैट क्वांटिटेटिव मेजर, दैट आंकड़ेवारी मेजर इज कॉल्ड एज टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बोलेंगे। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलती है? गैसेस की थ्योरी क्या बोलती है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और एक डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस डिटरमाइन द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी क्या है? ठीक है, तो हीट एनर्जी समझने से पहले आपको एक एनर्जी समझनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे थर्मल एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी। अब ये थर्मल एनर्जी क्या होता है? देख लो बच्चों, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है सारा मैटर है, सब कुछ मैटर है। ओके, मैटर क्या होता है? एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। जिसको भी मास है और वॉल्यूम है उसको क्या बोलेंगे? मैटर। अब मैटर मतलब सिर्फ सॉलिड या सिर्फ लिक्विड या सिर्फ गैस नहीं होता, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दुनिया में जो कुछ भी है सब मैटर है, पदार्थ है, सब मैटर है। तो मैटर किससे बना होता है? एटम और मॉलिक्यूल से, एटम और मॉलिक्यूल से। तो अब हर एटम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, या हर मॉलिक्यूल के पास अगर वो मोशन में है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन करोगे तो टोटल एनर्जी मिलेगी। एंड दिस टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन मैटर इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी। समझ में आया? कोई भी मैटर ले लो, कोई भी मैटर ले लो, कोई भी मैटर, सॉलिड रहने दो, लिक्विड रहने दो, गैस रहने दो, कुछ भी रहने दो भाई, उसमें क्या होगा? एटम या मॉलिक्यूल होंगे। तो उस एटम अगर मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, एटम अगर स्पेसिफिक पोजीशन पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो सबकी एडिशन किया, सब मॉलिक्यूल एटम के काइनेटिक पोटेंशियल सबका एडिशन करते जाओ, एडिशन करते गए तो हमें मिले टोटल एनर्जी। तो जितनी कुछ टोटल एनर्जी उसके अंदर है उसको क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। हमें हीट एनर्जी पढ़ना है लेकिन पहले थर्मल एनर्जी समझना जरूरी है। तो मैटर के अंदर क्या होती है? थर्मल एनर्जी। तो अब इमेजिन करो, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है,
ओके, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है मतलब इसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है मतलब इसकी थर्मल एनर्जी कम है। अब ये दो बॉडी को अगर आपने थर्मली कांटेक्ट में रखा, थर्मली कांटेक्ट, अब एक चीज समझो, थर्मली कांटेक्ट डज नॉट इंप्लाइज दैट फिजिकल कांटेक्ट। थर्मल कांटेक्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं, मतलब एक दूसरे को ऐसे चिपक के रहना जरूरी नहीं, बिकॉज हीट जो ट्रांसफर हो सकती है, हीट का ट्रांसफर तीन तरीकों से हो सकता है। एक होता है कंडक्शन, पढ़ा होगा आपने 11th में कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन, तीसरा होता है रेडिएशन। वेरी सिंपल सिंपल, रेडिएशन। अब कंडक्शन मतलब क्या, रॉड का एक एंड गर्म करो, दूसरा एंड ऑटोमेटिक गर्म हो रहा है, तो पार्टिकल खुद जा रहे हैं क्या, नहीं, तो इसको बोलेंगे कंडक्शन। विदाउट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का माइग्रेशन होता है क्या, नहीं, तो इसको बोलेंगे कंडक्शन। अब कंडक्शन मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है, मतलब थर्मली कांटेक्ट है। दूसरा है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मतलब बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब पानी कैसे गर्म होता है, कभी देखा है आपने, पानी को जैसे हमने कंटेनर में पानी डाल के उसको गर्म करने रखा, नीचे के मॉलिक्यूल गर्म होते हैं ऊपर आते हैं, नीचे के मॉलिक्यूल गर्म होते हैं ऊपर आते हैं, ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे जाते हैं। तो ये एक पोस्टमैन की तरह होता है, खुद एनर्जी लेके मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। तो जिसमें मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं, हीट खुद लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और जिसको मॉलिक्यूल खुद लेके नहीं जाते हीट, उसको बोलते हैं कंडक्शन। जैसे कि रॉड का एक एंड गर्म करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, दैट इज कंडक्शन। ये थर्मल कांटेक्ट है। कन्वेक्शन, नीचे का पानी गर्म होकर खुद ऊपर जाएगा, दैट इज कन्वेक्शन, पार्टिकल मूव कर रहे हैं। और एक वाईफाई ट्रांसफर होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। जैसे कि सूरज से हमें रोशनी मिल रही है, वी रिसीव हीट फ्रॉम सन, मीडियम है क्या वहां तक, नहीं, फिर भी हीट आ रही है ना भाई, तो इसको बोलेंगे रेडिएशन, इसको बोलेंगे रेडिएशन। तो वो किसके फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जिसको प्रोपगेशन होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसको बोलेंगे रेडिएशन। तो कंडक्शन है, थर्मल कांटेक्ट है, कन्वेक्शन है, थर्मल कांटेक्ट है, रेडिएशन भी है, मतलब थर्मल कांटेक्ट है। अर्थ और सन, सन और अर्थ एक दूसरे से थर्मली कांटेक्ट में है, फिजिकली है क्या, नहीं। तो अगर दो बॉडीज थर्मली कांटेक्ट में होंगे, अब आप बोलोगे सर फिर थर्मल कांटेक्ट नहीं कब होता, जैसे कि आपने थर्मास फ्लास्क में चाय रख दी, तो इसमें थर्मल कांटेक्ट है क्या, आप नहीं। थर्मास फ्लास्क में चाय रख दी तो अंदर की हीट आइसोलेट हो गई, सराउंडिंग से इसका कोई लेना देना है क्या, नहीं, तो अब थर्मल कांटेक्ट है क्या, नहीं। आप चाय को कितना भी गर्म रखो, आप हीट बाहर जाएगी क्या, एनर्जी फ्लो होगी क्या, नहीं, तो ये थर्मली कांटेक्ट नहीं है। तो ये बाकी सब थर्मली कांटेक्ट है, मतलब हीट जा रही है तो थर्मल कांटेक्ट है। फिर कैसे भी जाए, वो कंडक्शन से जा सकती है, कन्वेक्शन से जा सकती है, या रेडिएशन से जा सकती है, ठीक है। तो दो बॉडीज अगर आप थर्मली कांटेक्ट में रखोगे, एक हायर टेम्परेचर पे होगी, एक लोअर टेम्परेचर भी होगी, तो जितनी भी थर्मल एनर्जी फ्लो हो सकती है, सारी नहीं हो सकती, पूरी ही थर्मल एनर्जी फ्लो नहीं हो सकती, जितनी भी एनर्जी, थर्मल एनर्जी बोलो या एनर्जी बोलो, जितनी भी थर्मल एनर्जी फ्लो हो रही है, और कैसे फ्लो होगी, हमेशा हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी तक। और कई बार क्या होता है, हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी तक हीट फ्लो नहीं होती, तो क्या होगा, बॉडी थर्मली आइसोलेट होगी। जैसे कि थर्मास फ्लास्क में रखा हुआ चाय ठंडी होती है क्या, वो नहीं, बिकॉज वो आइसोलेटेड है ना भाई, कांटेक्ट में है क्या सराउंडिंग के साथ, नहीं, तो अंदर की हीट बाहर जा सकती है क्या, नहीं। टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद भी अगर हीट नहीं जा रही है, मतलब वहां पर थर्मल कांटेक्ट है क्या, नहीं है। तो दो बॉडीज के बीच थर्मल कांटेक्ट होना जरूरी है, चाहे वो कंडक्शन से हो, कन्वेक्शन से हो, या रेडिएशन से हो। तो हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ कुछ एनर्जी फ्लो होने लगती है, दैट एनर्जी इज थर्मल एनर्जी व्हेन इट इज स्टोर्ड इन द मैटर। जब मैटर में स्टोर है तो उसको बोलेंगे थर्मल एनर्जी, लेकिन जब फ्लो हो रही है तो उसको बोलेंगे हीट एनर्जी, उसको बोलेंगे हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी की डेफिनेशन क्या आएगी, द एनर्जी फ्लो बिटवीन टू बॉडीज, कभी भी फ्लो होती है क्या, नहीं, विच आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, थर्मल कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है। किस वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, किस वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इज कॉल्ड हीट, उसको क्या बोलेंगे, हीट, दैट इज कॉल्ड एज हीट, उसको क्या बोलेंगे, हीट। अब ये जो हीट होती है ना, हीट के कई सारे यूनिट होते हैं, सारी चीजें लिखते जाओ, बार बार स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ओके, आराम से लिख लेते जाओ, सारे नोट्स लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अब ये जो हीट होती है, इसके जो यूनिट होते हैं, यूनिट कई सारे यूनिट होते हैं, जैसे कि इसको जूल में मेजर करते हैं, इसको अर्ग में मेजर करते हैं, इसको कैलोरी में मेजर करते हैं, इसको किलो कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो जूल इसका एसआई यूनिट हो गया, अर्ग इसका सीजीएस यूनिट हो गया, कैलोरी इसका हीट यूनिट हो गया, ओके, हीट यूनिट हो गया, किलो कैलोरी इसका बिगर यूनिट हो गया, या फिर इसको किलो जूल में भी मेजर कर सकते हैं। तो याद रखना, एक जूल बरोबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, ओके। तो एक कैलोरी बरोबर 4.18 जूल होता है, एक कैलोरी बरोबर 4.18 जूल होता है। एक किलो कैलोरी मतलब कितना, 10 टू द पावर 3 कैलोरी होता है,
ठीक है। और 1 किलो जूल मतलब 10 टू दी पावर 3 जूल होता है, जूल का आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से ये यूनिट के कन्वर्जन जैसे आपको जरूरत होगी वैसे आप यूनिट यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हीट एंड टेम्परेचर। अब हमने हीट और टेम्परेचर समझ लिया, इसके बाद देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री की ब्रांच बोलेंगे, अब फिजिक्स में पढ़ रहे हैं जैसे कि नए सिलेबस का है, बोर्ड सिलेबस में पहली बार आया है आपके, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ, एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसका स्टडी करते हैं? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। देख लो, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो पूरी दुनिया जो चल रही है उसी पे चल रही है, एक एनर्जी लेना उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्यों कन्वर्ट करना भाई? बिकॉज हमें उस एनर्जी की जरूरत है। जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो हम जनरेट नहीं कर सकते, तो हम कोई दूसरी एनर्जी लेंगे, जैसे कि क्या? जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस से ब्रेक करके कुछ एनर्जी जनरेट करेंगे और उस एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे। तो आपको जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरे एनर्जी से उस एनर्जी में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करेंगे? हीट को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इंक्लूडिंग हीट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो हीट के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन 2 पॉइंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अरे डायरेक्शन अब देख लो मेरे भाई, दो बॉडी के बीच में हीट जो एनर्जी ट्रांसफर होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट हीट एनर्जी। तो आपको हीट के बारे में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है? थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब फ्लो। थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब फ्लो। तो फ्लो ऑफ हीट, तो हीट कब फ्लो होती है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। चेंज इन स्टेट, अब देख लो किसी भी बॉडी को अगर आप हीट दोगे तो दो चीजें हो सकती हैं, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। स्टेट चेंज हो सकती है या फिर टेम्परेचर बढ़ सकता है। जैसे कि आपने बर्फ को गर्म करना शुरू किया, तो बर्फ को गर्म करोगे तो पानी हो गया, स्टेट चेंज होगा ना, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। पानी को गर्म करो, एक टेम्परेचर के बाद पानी की भाप बनने लगेगी, वेपर्स बनने लगेंगे, स्टेट चेंज हुआ, दैट इज वेपराइजेशन। तो हीट देने के बाद एक तो स्टेट चेंज होगी या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। एक चीज याद रखना, जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तब स्टेट चेंज नहीं होती। दोनों एट ए टाइम हो सकते हैं क्या? नहीं। तो चेंज ऑफ स्टेट भी हम इसमें पढ़ेंगे। और दूसरी बात, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू मैकेनिकल वर्क, इसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी, आगे पढ़ेंगे हम, इसको बोलेंगे गिब्स एनर्जी। मतलब किसी सिस्टम में कितनी एनर्जी है जो वर्क कर सकती है, कोई सिस्टम कहां तक वर्क कर सकती है। बेसिकली हम इंजन के बारे में पढ़ेंगे, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, अलग अलग तरह के इंजन कितना वर्क कर सकता है, गाड़ी का एवरेज कितना होता है, ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कन्वर्जन कैसे, इंक्लूडिंग हीट। तो हीट को कौन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और कितने एक्सटेंट तक कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। और मेन मुद्दा क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर। क्यों? बिकॉज थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब फ्लो, हीट का फ्लो बिटवीन 2 पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। और हीट देने की वजह से स्टेट कितनी चेंज होती है, कैसे चेंज होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी मतलब किसी सिस्टम में कितनी एनर्जी है जिसका हम मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं, मतलब मशीन के वर्क को बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। तो ये सारी चीजें कहां पर स्टडी होंगी? थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी होंगी। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था काउंट रूमफोर्ड, या कई बार इनको बेंजामिन थॉमसन भी कहते हैं, बेंजामिन थॉमसन, दो नाम थे बेचारे के, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट ने क्या किया था देख लो, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट फाइंड आउट किया था। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट फाइंड आउट किया था, मतलब कितनी हीट देने पर कितना वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अब वो जो उन्होंने रिलेशन फाइंड आउट किया था वो रिलेशन एक्यूरेट नहीं था बट इंपॉर्टेंट था। एक्यूरेट था क्या? वो नहीं था, इंपॉर्टेंट था फॉर डेवलपमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसके वास्ते? थर्मोडायनेमिक्स के डेवलपमेंट के वास्ते। अब जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे तो थर्मोडायनेमिक एक सेपरेट सब्जेक्ट है रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो बेंजामिन थॉमसन ने क्या किया, वर्क और हीट का रिलेशन बनाया। हिस्ट्री ऑफ कैलोरी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो पुराने जमाने में क्या माना जाता था, एक फेंका फेंकी का दौर चल रहा था। कौन सा दौर? उसको बोलेंगे ईथर दौर भी बोलेंगे, ईथर का दौर। ईथर मतलब केमिस्ट्री का ईथर नहीं। जैसे कि एक साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से क्या नाम था यार उनका, जो साइंटिस्ट थे लाइट से रिलेटेड, पहले न्यूटन ने लाइट के बारे में, हाइजीन साइंटिस्ट थे। हाइजीन ने क्या कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है ना, लॉन्जिट्यूडनल वेव।
तो अब लॉन्जिट्यूडनल वेव तो लोगों ने सवाल उठाए फिर, तो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स तो मैकेनिकल वेव्स है, मतलब जिनको मीडियम लगेगा प्रोपेगेट होने के लिए, तो फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स सन से अर्थ तक कैसे आ रहे हैं, बिकॉज सन से अर्थ तक मीडियम है क्या, नहीं। तो उन्होंने एक चीज फेंक डाली, क्या फेंक डाली कि भाई वैक्यूम नाम की कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है, अर्थ से सन तक एक मीडियम फैला हुआ है। झूठ था, 100% गलत था। अर्थ से सन तक एक मीडियम फैला हुआ है जिसको बोलेंगे ल्यूमिनिफेरस ईथर। कौन सा मीडियम, ईथर मीडियम। तो ये ईथर मीडियम की फेंका फेंकी का दौर चालू था, ईथर मीडियम। तो लोगों ने बोला वो दिख क्यों नहीं रहा ईथर मीडियम, तो उन्होंने उसका आंसर दिया, एक झूठ बोलने पर कई झूठ बोलने पड़ते हैं, तो उन्होंने उसका आंसर दिया कि भाई वो परफेक्ट ट्रांसपेरेंट है। अब परफेक्ट ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे कि कांच लगा दिया जाए, ग्लास, तो आपको ग्लास दिखता है क्या, कई बार आप जाते हो ना गैलरी में या किसी बड़े शॉप में, तो आप कांच से ऐसे टकरा जाते हो, बिकॉज आप कांच दिखता है क्या, नहीं। ऐसे ही उसने कहा ये मीडियम भी नहीं दिख रहा, तो लोगों ने बोला भाई कांच तो फील तो होता है ना, एटलीस्ट दिखता नहीं, लेकिन हम जाते हैं धड़क लग जाती है, दिखता है, तो ये फील क्यों नहीं हो रहा, तो इन्होंने क्या कहा कि इसकी डेंसिटी जीरो है भाई, इसकी डेंसिटी जीरो है इसलिए वो नहीं दिखता, जो कि 100% गलत था। ऐसे ही किसी साइंटिस्ट ने एक फेंक दिया था कैलोरिक, क्या कैलोरिक, कैलोरिक या ईथर फ्लूइड, कैलोरिक या ईथर फ्लूइड उसी दौर में फेंक दिया था। क्या फेंक दिया था कि सवाल ये था कि रॉड का अगर एक एंड हम गर्म कर रहे हैं तो दूसरा एंड क्यों गर्म होता है, तो इसका आंसर किसी साइंटिस्ट ने क्या फेंक दिया कि एक कैलोरिक नाम का एक फ्लूइड होता है, या ईथर फ्लूइड या कैलोरिक फ्लूइड होता है, जो इस हीट में से निकलकर इस रॉड के थ्रू बहने लगता है, जो कलरलेस होता है और इसके थ्रू बहने लगता है, और इसके बहने के वजह से ये एंड गर्म हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कैलोरिक। क्या कैलोरिक, ईथर फ्लूइड या कैलोरिक नाम का एक फ्लूइड होता है, जब हम एक एंड रॉड का गर्म करते हैं तो दूसरा एंड क्यों गर्म हो जाता है, बिकॉज वो कैलोरिक फ्लूइड उसमें से फ्लो होता है, जो कि 100% गलत था। और ये गलत किसने प्रूव किया, ही प्रूव्ड, ये जो साइंटिस्ट थे काउंट रूमफोर्ड, ही प्रूव्ड फ्लूइड कॉल्ड कैलोरीफिक डज नॉट एग्जिस्ट। कैलोरीफिक नाम का कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं होता, वाइब्रेशन की वजह से वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिसको हमने लास्ट में देखा कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया, गिव्स द रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क, जो कि गलत था, आगे गलत प्रूव हुआ, लेकिन एक डेवलपमेंट के लिए, थर्मोडायनेमिक्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप थी। समझ में आया ये भानगढ़ सब, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम का। अब थर्मल इक्विलिब्रियम समझने से पहले हम पहले समझेंगे इक्विलिब्रियम। क्या समझेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले हम क्या समझेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले इक्विलिब्रियम क्लियर करो। इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो, एक होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। इक्वी मतलब सेम, लिब्रियम मतलब रेट। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम होगा तो दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। अब ये टेम्परेचर से रिलेटेड है तो इसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। लेट मी गिव यू वन सिंपल एनालॉजी। सपोज मैंने क्या किया, एक कंटेनर यहां पे रखा, एक कंटेनर यहां पे रखा, इसमें पानी भरा हुआ है, इसको पाइप से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो पानी क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, ऊपर से नीचे पानी जा रहा है ना। अब मैंने क्या किया, दोनों कंटेनर को सेम लेवल पे रखा, दोनों कंटेनर को सेम लेवल पे रखा, दोनों में उतना ही पानी भरा, उतने ही लेवल तक पानी भरा, और दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब इसको आप दो एंगल से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब एक क्या बोल सकते हो आप कि सर पाइप में से पानी फ्लो ही नहीं हो रहा, बिकॉज ये इसका और इसका लेवल कैसा है सर, सेम है, इसलिए पाइप में से पानी फ्लो ही नहीं हो रहा। लेकिन ये गलत होता है, पाइप में से पानी फ्लो होता है। अब आप बोलोगे सर फ्लो होता है तो बताओ किधर से किधर फ्लो होता है, और किधर से किधर फ्लो होता है, तो एक तरफ फ्लो हो रहा है मतलब उसका पानी बढ़ना चाहिए। तो होता क्या है कि पाइप में से पानी तो फ्लो होता है, लेकिन कैसे फ्लो होता है, इक्विलिब्रियम से, सेम रेट से। मतलब इधर से इधर एक सेकंड में अगर 1 लीटर पानी जा रहा है तो उसी 1 सेकंड में इधर से इधर भी कितना आएगा, 1 ही लीटर आएगा। तो पानी तो फ्लो होगा, पानी तो फ्लो होगा, लेकिन ऑब्जर्व होगा क्या, नहीं, लेकिन दिखेगा क्या, नहीं। तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ऐसे ही होता है जब हम क्या करेंगे, दो बॉडीज जो कि थर्मली कांटेक्ट में होंगे, दो बॉडीज, एक बॉडी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक बॉडी है 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो हीट कैसे फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब इमेजिन करो इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है,
इसका भी टेम्परेचर 100, इसका भी टेम्परेचर 100। तो अब क्या होगा, हीट फ्लो होगी या नहीं? तो हीट फ्लो नहीं होगी ऐसा बोलना गलत होगा। हीट 100% फ्लो होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम में फ्लो होती है। कैसे फ्लो होती है? अगर ये बॉडी इस बॉडी को 1 सेकंड में 10 जूल हीट दे रही है, तो उसी 1 सेकंड में ये बॉडी इसको 10 जूल हीट देगी। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट कैसा होगा? सेम होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। अगर ये हीट से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो सेम टेम्परेचर वाले बॉडीज को हमने थर्मली कांटेक्ट में रखा, तो वो एक दूसरे को हीट डेफिनेटली देंगे, लेकिन एक बॉडी दूसरे को जितनी हीट दे रही है, उसी टाइम में वो बॉडी इसको उतनी हीट वापस करेगी। इस वजह से उसमें जो हीट का चेंज हो रहा है वो ऑब्जर्व होगा क्या? नहीं। मतलब एनर्जी तो ट्रांसफर होगी, लेकिन नेट एनर्जी ट्रांसफर होगी क्या? नहीं। देखो भाई, ये 10 जूल इसको दे रहा है, ये 10 जूल इसको दे रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन नेट ट्रांसफर हो रही है क्या? नहीं, बिकॉज 10 दे रहा है, 10 ले रहा है, मतलब 10 माइनस 10 प्लस, नेट कितना? 0। तो नेट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। नेट ट्रांसफर हो रही है क्या? नहीं। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा देखो, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ऐसा बोला जाएगा कि ये दो बॉडीज कैसा है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। कब? व्हेन देयर इज नो नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन देयर इज नो नेट ट्रांसफर होगा, लेकिन नेट ट्रांसफर नहीं होगा। when there is no net transfer of heat between them, though they ट्रांसफर या एक्सचेंज एनर्जी, वो एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज मतलब लेना देना। ये इसको 10 जूल देगी, उसी टाइम में ये इसको 10 जूल देगी, मतलब एक्सचेंज होगी, लेकिन नेट ट्रांसफर होगा क्या? नहीं। ऐसे को क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सच टू बॉडीज आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल, किसी टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो कि ऑब्जेक्ट भी रूम टेम्परेचर पे है, टेबल भी रूम टेम्परेचर पे है, तो ना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, ना टेबल का टेम्परेचर बढ़ेगा, और कॉन्वर्सली घटेगा भी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या सर वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं क्या? एनर्जी 100% ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट टेबल को जितनी एनर्जी दे रहा है, जितने टाइम में, उतने ही टाइम में टेबल ऑब्जेक्ट को उतनी ही एनर्जी दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? टेबल एंड ऑब्जेक्ट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। टेबल और ऑब्जेक्ट क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन अ टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस, ऑब्जेक्ट का भी 25, टेबल का भी 25, एट रूम टेम्परेचर डू नॉट ट्रांसफर नेट हीट बिकॉज ऑफ सेम टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर अगर सेम होगा तो नेट ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी, लेकिन नेट ट्रांसफर होगा क्या? नहीं। ये इसको 10 रुपए देगा, वो इसको 10 रुपए देगा, तो इसका बढ़ाना घटा उतना ही रहा। ट्रांसफर हुए, लेकिन बढ़ा या घटा क्या? नहीं। बढ़ा भी नहीं, घटा भी नहीं, लेकिन एक्सचेंज हुआ, लेकिन नेट एक्सचेंज हुआ क्या? नहीं। तो ऐसे को बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देख लो, अब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में, ऐसा कब कहा जाएगा? तो देख लो, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में, ऐसा कब बोला जाएगा? when they are in such a thermodynamic state। तो वो कुछ ऐसे थर्मोडायनामिक स्टेट में होंगे in which they are separated by डायएथर्मिक कंडक्टिंग वॉल। डायएथर्मिक मतलब कंडक्टिंग वॉल, मतलब हीट का कंडक्शन पॉसिबल होना जरूरी है। अभी ऐसा क्यों बोल रहा है? देख लो, मैंने क्या किया, एक थर्मास फ्लास्क ले लिया। क्या किया? थर्मास फ्लास्क ले लिया। अब थर्मास फ्लास्क में मैंने एक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली बॉडी रखी, और बाहर भी मैंने एक 10 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी रखी। तो क्या ये बॉडी और ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो वो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, ना तो नेट ट्रांसफर कर रहे हैं, बिकॉज ये जो वॉल है, ये हीट रेजिस्टेंट वॉल है। मतलब इसमें से हीट जा सकती है क्या? नहीं। आ सकती है क्या? नहीं। तो भले ही ये 10 डिग्री सेल्सियस पे है, 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों के बीच का जो वॉल है, ये डायएथर्मिक होना जरूरी है। डायएथर्मिक मतलब कंडक्टिंग मतलब जिसमें से हीट जा सकती है। तो इसमें से हीट की फ्लो पॉसिबल होना जरूरी है, तभी वो क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो क्या सिर्फ टेम्परेचर सेम होना इज सफिशिएंट फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम? नहीं। टेम्परेचर तो सेम चाहिए ही चाहिए, लेकिन दोनों के बीच का जो वॉल है वो डायएथर्मिक चाहिए, मतलब कंडक्टिंग चाहिए, तभी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? हीट ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन नेट ट्रांसफर होगी क्या? नहीं। 1 सेकंड में ये इसको जितनी हीट दे रही है, वही इसको इतनी ही देगी। ठीक है। तो दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, दोनों का टेम्परेचर सेम चाहिए, और दोनों को सेपरेट करेंगे हम किससे? डायएथर्मिक कंडक्टिंग वॉल से, बट नो नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन देम। तो नेट हीट ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। तो तब उसको बोलेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम। तो समझ आया थर्मल इक्विलिब्रियम?
दो बॉडी सेम टेम्परेचर में होनी चाहिए और दोनों को कंडक्टिंग डायथर्मिक वॉल से सेपरेट करना जरूरी है। एक चीज याद रखो, मैटर के अंदर जो एनर्जी है दैट इज थर्मल एनर्जी, और टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से दोनों के बीच में जो फ्लो हो रही है दैट फ्लोइंग एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी। तो द एनर्जी विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। तो दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी बोलेंगे। अब थर्मल इक्विलिब्रियम को डिटेल में पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड एक लॉ है जिसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले तो समझ लो थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 3 लॉ है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ डिस्कवर हुआ। फर्स्ट लॉ मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद आया सेकंड लॉ, उसके बाद आया सेकंड लॉ, सेकंड लॉ के बाद आया थर्ड लॉ। लेकिन साइंटिस्ट को, अब ये किसी एक साइंटिस्ट का काम नहीं है था, बंच ऑफ साइंटिस्ट, नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने आप अपने उसमें स्टेटमेंट दिए, आप अपने उसमें ओपिनियन रखे, उसको लॉ के फॉर्म में बाद में वेरीफाइड किया गया या एक्सेप्ट किया गया। तो साइंटिस्ट को ऐसे लगा कि यार थर्ड लॉ जो है वो फर्स्ट और सेकंड लॉ के पहले होना चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा? थर्ड लॉ को फर्स्ट लॉ नाम देना पड़ेगा, फर्स्ट को सेकंड देना पड़ेगा, सेकंड को थर्ड देना पड़ेगा। तो इतनी दिमाग खराब करने के बजाय उन्होंने क्या किया? थर्ड लॉ को जीरोथ लॉ नाम दे दिया। तो जीरोथ लॉ देने से क्या हो गया? फर्स्ट और सेकंड के पहले आ गया वो, और फर्स्ट और सेकंड का नंबर चेंज करना पड़ा क्या? नहीं। तो पहले कौन सा लॉ डिस्कवर हुआ? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड आया। लेकिन थर्ड लॉ ऐसा लगा कि थर्ड को अगर हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड के तो बाकी की चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो फिर थर्ड लॉ को उन्होंने नाम क्या दे दिया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ठीक है ना? तो क्या? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक समझने के लिए आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है? दो बॉडीज एट सेम टेम्परेचर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वॉल, तो उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है लेकिन नेट हीट ट्रांसफर होती है क्या? नहीं। मतलब एक सेकंड में एक बॉडी दूसरे को जितनी हीट दे रही है उतनी ही हीट दूसरी बॉडी पहले बॉडी को दे देगी। मतलब जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, दोनों का रेट सेम, दैट इज इक्विलिब्रियम, और टेम्परेचर से रिलेटेड इसलिए थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये लॉ क्या बोलता है? सपोज कंसीडर 3 सिस्टम ए बी सी। हमने 3 सिस्टम ले लिए। कौन कौन से? ए बी और ये सी, ए बी और सी। अब सपोज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए और बी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सपोज ए और बी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। 3 सिस्टम है ए बी सी, इसमें के ए और बी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है कि अब दूसरे बार क्या है? ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है? पहले में क्या है? 3 सिस्टम है ए बी सी, इसमें के ए और सी कैसे? थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। जितनी हीट ये इसको दे रहा है उतनी हीट ये इसको दे रहा है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मगर नेट हीट ट्रांसफर हो रही है क्या? नहीं। तो ऐसे ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर ऐसा होगा तो देन कोई भी बता सकता है बी एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अरे मेरे भाई, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। बी और सी में भी क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। समझ में आया? सिंपल। 3 बॉडीज है ए बी सी, इसमें के ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो समझ रहे हो सिंपली क्या हो रहा है? ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी भी सी के साथ क्या रहेगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है? तो देन बी एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी सी आर एट सेम टेम्परेचर एंड ए वर्क एज अ थर्मोमीटर। और ए क्या काम करेगा? ए काम करेगा थर्मोमीटर का। किसका? थर्मोमीटर का, टेम्परेचर मेजरमेंट का। ठीक है? अब एक चीज याद रखो, इसका स्टेटमेंट क्या होता है? बहुत ही डिजिटल स्टेटमेंट। इफ 2 सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम, मतलब बी और सी ये 2 सिस्टम है जो ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बी भी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी भी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर ऐसा है देन दे मतलब वो दोनों, कौन कौन? बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। समझ में आया? मतलब 2 सिस्टम कौन कौन से? बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ए के साथ, बी थर्मल इक्विलिब्रियम में ए के साथ, सी थर्मल इक्विलिब्रियम में ए के साथ, तो ये दोनों कौन कौन से? बी और सी भी क्या होंगे?
थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब इसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम आर एट सेम टेम्परेचर। अब मुझे बताओ, दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों का टेम्परेचर सेम चाहिए, मतलब अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब उनका टेम्परेचर कैसा है? सेम है। तो जीरोथ लॉ का कहना क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में जो भी बॉडीज है उनका टेम्परेचर कैसे होगा? सेम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने वाले बॉडीज का टेम्परेचर कैसे होगा? सेम होगा। ठीक है। अब एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं थर्मोकपल। क्या बोलते हैं? थर्मोकपल। आराम से समझो, जब मैं 12th में था तो हमें फिजिक्स में सिलेबस में था 5-6 मार्क के लिए। थर्मोकपल मतलब दो अलग अलग मेटल एक दूसरे से ज्वाइन किए जाते हैं। तो अलग अलग मेटल, ये अलग तरह का मेटल है, ये अलग तरह का मेटल है, इसलिए इसको कपल बोलते हैं, कपल बोलते हैं। अब थर्मो क्यों बोलते हैं? अगर ऐसे ज्वाइन करोगे, ये एक एंड ये दूसरा एंड, तो ये दोनों एंड के बीच में अगर आप हीट का डिफरेंस क्रिएट करोगे तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। दिस इज कॉल्ड एज थर्मोकपल। अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इसका सिर्फ एक नोट है आपके टेक्स्ट बुक में। दो अलग अलग मेटल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ऐसे रखोगे आप, और इसको अगर आप गर्म करोगे तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। दोनों वायर के बीच में अगर आपने हीट का डिफरेंस क्रिएट करा तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। इसको बोलते हैं थर्मोकपल। क्या बोलते हैं? थर्मोकपल। तो फॉर हीट ट्रांसफर टू डेवलप थर्मो ईएमएफ, मतलब अगर आपने दोनों के बीच में हीट का डिफरेंस क्रिएट करा तभी तो उसमें ईएमएफ डेवलप होगा, तभी तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो क्या बोल रहा है? फॉर हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के लिए टू डेवलप थर्मो ईएमएफ, हीट ट्रांसफर होगा तभी तो थर्मो ईएमएफ डेवलप होगा। इट इज नेसेसरी टू मेक कॉन्टैक्ट बिटवीन थर्मोकपल एंड ऑब्जेक्ट मेजरिंग टेम्परेचर। तो थर्मोकपल का यूज ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। कैसे? सपोज ये ऑब्जेक्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन हमें इसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे? इसके कांटेक्ट में एक थर्मोकपल लाएंगे। क्या लाएंगे? थर्मोकपल। अब कांटेक्ट में क्यों लाएंगे? बिकॉज जैसे ही कांटेक्ट में लाओगे, ये कूल एंड है, ये ठंडा एंड है इसका, अब ये कांटेक्ट में लाते ही इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसमें से थर्मो ईएमएफ जनरेट होगा। थर्मो ईएमएफ वही तो लॉजिक है ना थर्मोकपल का, कि भाई दो अलग अलग वायर, ये अलग वायर होता है, ये अलग वायर, अलग मेटल का वायर, अलग मेटल, एक कॉपर ले लो, एक सिल्वर ले लो, एक गोल्ड ले लो, एक सिल्वर ले लो, अलग अलग मेटल के दोनों को वायर ऐसे जोड़ के अगर एक एंड को गर्म करोगे, एक एंड गर्म होगा, दूसरा एंड ठंडा होगा, तो उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। अब जितना ज्यादा हीट का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ईएमएफ फ्लो होगा। तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी है, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी को अगर आप थर्मोकपल उसके कांटेक्ट में लाओगे तो ये गर्म हो जाएगा, ये एंड गर्म हो जाएगा, ये एंड गर्म होते ही इससे करंट फ्लो होने लगेगा। तो अब ये करंट कितना फ्लो होगा डिपेंड करता है इस बॉडी के हीट पे। सपोज अब इस वजह से करंट कितना फ्लो हुआ? 1 एम्पियर। कितना फ्लो हुआ? 1 एम्पियर। सपोज अब हमने क्या कर दिया? 200 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी ले ली, तो कितना करंट फ्लो होगा? 2 एम्पियर। तो रिवर्स मेजरमेंट करने का, 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ मतलब उसका टेम्परेचर कितना? 200 डिग्री सेल्सियस। 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। करंट कैसे मेजर करोगे? यहाँ पर एमीटर कनेक्ट कर दो। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो इतना ज्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखो, थर्मोकपल एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम करंट मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? सॉरी, जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और थर्मोकपल का लॉजिक क्या होता है? दो अलग अलग तरह के वायर, एक कॉपर एक सिल्वर, ऐसे कनेक्ट करना है, दोनों में गैप रखना है, या ऐसे ही कनेक्ट करना है। एक एंड अगर गर्म करोगे, दूसरा एंड ठंडा, तो उनके बीच में करंट फ्लो होने लगेगा। आप जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो दैट कंपैरेटिवली हम क्या करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं। जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ उतना ज्यादा उसमें क्या होगा? उतना जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ उतना ज्यादा उसमें हीट होगी। तो कांटेक्ट करना क्यों जरूरी है थर्मोकपल बॉडी को? एक तो अंदर हीट फ्लो होने लगेगी, और हीट फ्लो होगी तभी ईएमएफ जनरेट होगा, और तभी हम उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है।